हेलो, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चल रहा था और हमने देखा लास्ट में कि सूबा शासन का अंत हो गया 1818 में। तो ये सूबा शासन का अंत हुआ क्यों और उसके बाद क्या आया, उसको आज के क्लास में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो सूबा शासन चल रहा था और अंतिम सूबेदार था यादवराव दिवाकर। और यादवराव दिवाकर के समय जो सूबेदार था उसी के समय मराठा का शासक कौन हो गया था, अप्पा साहब, है ना। और मराठाओं और अंग्रेजों के बीच कुछ मतभेद हुआ जिसके चलते 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, जिसे सीताबर्डी का युद्ध भी कहा जाता है। सीताबर्डी का युद्ध। इस युद्ध में जो है मराठा लोग क्या हो गए, पराजित हो गए। मराठा लोग क्या हो गए, पराजित हो गए और उन्हें मराठा लोग पराजित हो गए तो मराठाओं को अंग्रेजों की सहायक संधि अपनानी पड़ी। तो अप्पा साहब जो था उसने अंग्रेजों की कौन सी संधि अपनाई, सहायक संधि। अप्पा साहब ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि कर ली, सहायक संधि कर ली। सहायक संधि कर ली, ठीक है। अब इस सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने नागपुर भोसला साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया एक छोटे से बच्चे जिसका नाम था रघुजी तृतीय, जो परशु जी का बेटा था। परशु जी पढ़े थे, है ना। रघुजी तृतीय का बेटा कौन था, परशु जी, वो राजा बना था। उसके बाद जो है वो मृत्यु हो गया उसका, तो अप्पा साहब ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। तो उसी परशु जी का जो छोटा बेटा था, मतलब छोटा सा जो बेटा था, उसको अंग्रेजों ने नागपुर का क्या घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। अब ये छोटा है तो ये राजपाट कैसे संभालेगा। तो इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि जब तक जो भोसला साम्राज्य का राजा है रघुजी तृतीय वो राजपाट संभालने योग्य नहीं हो जाता तब तक पूरा भोसला साम्राज्य का प्रशासन कौन संभालेगा, अंग्रेज संभालेगा। और नागपुर में राजा के स्थान पर अंग्रेजों ने प्रशासन को संभालने के लिए जिस व्यक्ति का क्या किया, नियुक्ति किया, उसको कहा गया रेजिडेंट। क्या कहा गया, रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट कहा गया। तो नागपुर का रेजिडेंट बना कौन, विल्किंस, जिसका नाम जेनकिंस। क्या नाम था, जेनकिंस। ये नागपुर का पहला क्या बना, रेजिडेंट बना। अब नागपुर का पूरा प्रशासन ये चलाएगा जेनकिंस। नागपुर के अंतर्गत जितने क्षेत्र है, अब नागपुर के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन करने के लिए जिन अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की गई उनको कहा गया अधीक्षक। उनको क्या कहा गया, अधीक्षक। और भी छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन चलाने के लिए जिसकी नियुक्ति की गई वो क्या कहलाए, अधीक्षक। और इस तरह छत्तीसगढ़ में चालू हो गया क्या, ब्रिटिश शासन। इस तरह छत्तीसगढ़ में चालू हो गया क्या, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन ये 1818 से लेकर कब तक चलेगा, 1830 तक चलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का अंत हुआ और क्या आ गया, ब्रिटिश शासन आ गया। कि सीताबर्डी का युद्ध हुआ और इस सीताबर्डी के युद्ध में मराठा पराजित हो गए। फिर मराठाओं के राजा अप्पा साहब को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि माननी पड़ी और अंग्रेजों ने नागपुर रियासत का राजा किसको घोषित कर दिया, रघुजी तृतीय को, जो छोटा बच्चा था। और प्रशासन संभालने के लिए अंग्रेजों ने नागपुर में रेजिडेंट की नियुक्ति की और पहला रेजिडेंट कौन था, जेनकिंस। अब नागपुर के क्षेत्रों में जिन अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की गई वो कहलाए अधीक्षक। तो छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन संभालने के लिए जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे, अधीक्षक कहलाएंगे। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में 1818 में चालू क्या हो गया, ब्रिटिश शासन। और पहला जो अधीक्षक बन के आया छत्तीसगढ़ का उसका नाम था कैप्टन एडमंड। क्या नाम था, कैप्टन एडमंड। तो पहला ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड, ठीक है, कैप्टन एडमंड ये आया। ये 1818 के ही कुछ महीने रहा, 1818 में ही आया और कुछ महीने तक रहा, ठीक है। अब ये क्या था, तो कैप्टन एडमंड जो था वो छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक। क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक। क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, है ना। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, कैप्टन एडमंड था, ठीक है। जब कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक बन के आया तो कुछ जमींदार इसको प्रमुख मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी में कौन थे, डोंगरगढ़ के जमींदार। तो डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह कर दिया।
डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को शांत किया किसकी सहायता से? खैरागढ़ के जमींदार की सहायता से। खैरागढ़ के जमींदार की सहायता से विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो कैप्टन एडमंड जो है छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक बन के आया और इसके शासनकाल में केवल एक प्रमुख घटना घटती है कि डोंगरगढ़ का जो क्या था जमींदार था उसने विद्रोह कर दिया, लेकिन इस कैप्टन एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदार की सहायता से इस विद्रोह को क्या कर दिया? शांत कर दिया और कुछ ही समय बाद इसके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। कार्यकाल के दौरान इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसी इसकी मृत्यु हुई तो छत्तीसगढ़ का अगला ब्रिटिश अधीक्षक बन के आया जिसका नाम था कैप्टन एगेन्यू। कौन आया? कैप्टन एगेन्यू। एगेन्यू ये 1818 से 1825 तक रहेगा। कैप्टन एगेन्यू जो है 1818 से कब तक रहेगा? 1825 तक जो है यहाँ का क्या रहेगा? ब्रिटिश अधीक्षक रहेगा कैप्टन एगेन्यू। ठीक है, कैप्टन एगेन्यू जो है 1818 से 1825 तक जो है वो छत्तीसगढ़ का क्या रहेगा? ब्रिटिश अधीक्षक रहेगा। अभी आया तो इसने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है वो कहां से चल रहा है? रतनपुर से चल रहा है, जो उतना डेवलप नहीं है और ये कहां सेंटर में नहीं है। इसलिए इसने क्या किया? आते ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी चेंज की, तो इसी ने ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया है 1818। तो सबसे पहले काम इसने 1818 में रायपुर को क्या किया? छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई, जो आज तक छत्तीसगढ़ की क्या है? राजधानी है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाने वाला कौन सा ब्रिटिश अधीक्षक था? वो कैप्टन एगेन्यू। कब बनाया? तो 1818 में बनाया। ठीक, इसने देखा आया छत्तीसगढ़ जो है वो कितने परगनों में बटा है? 27 परगनों में बटा है, जो मराठाओं ने बांटा हुआ था। तो इसने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, है ना, छोटे छोटे परगने हैं, काम कम है और काम विस्तार क्या है? ज्यादा है ना। परगने का प्रमुख क्या कहलाता था? काम विस्तार कहलाता था। तो इसने क्या किया? इस जो परगना पद्धति था, है ना, उसको और क्या किया? कम किया, है ना। जहां मराठा काल में कितने परगने थे? 27 परगने थे। उन 27 परगनों को ब्रिटिश काल में, उस 27 परगनों को ब्रिटिश काल में कितने परगनों में बांट दिया? 8 परगनों में बांट दिया। बाद में एक और बनाया गया, तो टोटल ब्रिटिश काल में कितने परगने थे? 9 परगने थे। पहले कितने बनाए गए थे? 8 परगने बनाए थे, बाद में एक और बनाया गया। तो इस तरह ब्रिटिश काल में टोटल कितने परगने थे? 9 परगने थे। ब्रिटिश काल में टोटल कितने परगने थे? 9 परगने थे। उन परगनों का नाम एक एक करके जान लेते हैं, पेपरों में पूछा जाता है। तो पहले 3 परगने रायपुर, रतनपुर, राजरा। रायपुर, रतनपुर, राजभरा, है ना। रायपुर, रतनपुर और राजरा, टोटल 9 परगने पड़ने हैं। लेकिन 9 में पहले कितने बने थे? 8 बने थे और एक बाद में बना था, है ना। तो पूरा सबको जानेंगे, पहले 8 देखेंगे, फिर एक कौन सा बना वो देखेंगे, फिर टोटल कितना हो जाएगा? 9। तो पहले हम 3 परगने याद कर चुके हैं, रायपुर, रतनपुर, राजरा। रायपुर, रतनपुर, राजरा। दुर्ग, धमधा, धमतरी। दुर्ग, धमधा, धमतरी। 3 हो गया। फिर से दुर्ग, धमधा और धमतरी। 6 हो गया। रायपुर, रतनपुर, राजरा, दुर्ग, धमधा, धमतरी। दुर्ग, धमधा, धमतरी। ठीक है। इसके बाद है आपका खरोद और नामागढ़। खरोद और एक कौन सा हो गया? नामागढ़। ये टोटल 8 परगने जो पहले बने। उसके बाद बालोद को 9वां परगना बनाया गया। बालोद को 9वां परगना बनाया गया। बालोद को 9वां परगना बनाया गया। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश काल में कितने परगने थे? तो 9 परगने थे। अगर डिटेल में पूछ देता है कि पहले कितने परगने बनाए थे? 8 परगने, बाद में एक किसको बनाया गया था? तो बालोद को बनाया गया था। तो इस तरह ब्रिटिश काल में टोटल 9 परगने थे। ठीक है। और इसी कैप्टन एगेन्यू ने मराठा काल में संचालित कुछ पदों को बंद किया और साथ ही कुछ नए पद चालू किए थे, तो उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, इन 9 परगनों में सबसे बड़ा परगना था रायपुर। सबसे बड़ा परगना कौन सा था? रायपुर। और सबसे छोटा परगना था राजरा। सबसे छोटा परगना कौन सा था? राजरा। इस बात को भी याद रखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा था? रायपुर। सबसे बड़ा रायपुर था और सबसे छोटा कौन सा था? राजरा। सबसे छोटा परगना कौन सा था? राजरा। ठीक है। और इसी कौन था?
जो कैप्टन एगेन्यू था, इस कैप्टन एगेन्यू ने मराठा काल के संचालित पटेल पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और इसने 3 पद बनाए थे। पटेल पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और इसने 3 पद बनाए थे। एक बनाया था आमीन का पद, एक बनाया था पोद्दार का पद और एक बनाया था पांड्या। आमीन, पोद्दार और पांड्या, है ना, नए पद बनाए। किसने, कैप्टन एगेन्यू ने। तो कैप्टन एगेन्यू ने अपने कार्यकाल के दौरान जो पटेल पद चल रहा था मराठाओं का, उसको समाप्त कर दिया और 3 नए पद बनाए थे। कौन कौन सा, आमीन का, पोद्दार का और पांड्या का पद बनाया था। इसी के समय जो रेजिडेंट था जेनकिंस, वो छत्तीसगढ़ आया था। जेनकिंस छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके समय जो वो था रेजिडेंट था, नागपुर रेजिडेंट था, वो किसके समय छत्तीसगढ़ आया था, किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय छत्तीसगढ़ आया था। तो इसी कैप्टन एगेन्यू के समय क्या आया था, छत्तीसगढ़ आया था। अब ये जो है ब्रिटिश काल में परिवर्तन हुआ था, अभी अभी ब्रिटिश काल आया था छत्तीसगढ़ में, तो बहुत सी जमींदारी जो थी इसको अपना प्रमुख या प्रशासन चलाने के योग्य नहीं मानती थी, इनका विद्रोह करती थी। तो इसी कैप्टन एगेन्यू के समय 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे। एक हुआ था सोना खान के जमींदार राम राय का विद्रोह, सोना खान के जमींदार राम राय का विद्रोह, सोना खान के जमींदार राम राय का विद्रोह, ठीक है। इसी के समय हुआ था परलकोट के जमींदार गेंद सिंह का विद्रोह, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह का विद्रोह, गेंद सिंह का विद्रोह, ठीक है। तो इसके समय 2 प्रमुख विद्रोह याद रखेंगे, एक है कौन सा, सोना खान के जमींदार राम राय का विद्रोह और दूसरा हुआ था कौन सा, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह का विद्रोह। इसके समय नवागढ़ के जमींदार ने भी विद्रोह किया था और धमधा के राजा ने भी विद्रोह किया था। चलो इसको भी लिख लेते हैं, नवागढ़ के जमींदार और एक का नाम कौन था, धमधा का राजा, धमधा का राजा, इसने भी विद्रोह किया था। लेकिन कैप्टन एगेन्यू ने सबके विद्रोह को क्या कर दिया था, शांत कर दिया था। क्लियर है। तो कैप्टन एगेन्यू के समय सोना खान के जमींदार राम राय का विद्रोह हुआ था, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह का विद्रोह हुआ था, हमने जनजाति विद्रोह में इसका जिक्र भी पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा नवागढ़ के जमींदार और धंधा के राजा का भी विद्रोह इस कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ था, लेकिन इसने सब विद्रोह को क्या कर दिया, शांत कर दिया, ठीक है। कैप्टन एगेन्यू का जो है इस समय बस्तर का राजा महिपाल देव था। जिस समय कैप्टन एगेन्यू छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक था, उस समय बस्तर का राजा कौन था, महिपाल। तो बस्तर के राजा महिपाल से इसने भेंट मुलाकात किया था, महिपाल, बस्तर के राजा महिपाल से इसने भेंट किया था और इस तरह अपना प्रशासन संभालते हुए 1825 में इसने त्याग पत्र दे दिया। 1825 में इसने त्याग पत्र दे दिया और छत्तीसगढ़ छोड़कर चला गया, ठीक है। कैप्टन एगेन्यू के बाद जो छत्तीसगढ़ ब्रिटिश अधीक्षक बन गया वो थे कैप्टन हंटर, उनके कैप्टन हंटर, ठीक है। और इस कैप्टन हंटर ने ज्यादा समय तक यहाँ कार्यकाल अपना नहीं दिया और ये 1825 में आए और 1825 में ही ये वापस चले गए, ठीक है। इसके बाद जो ब्रिटिश अधीक्षक बन के आए उनका नाम था कैप्टन सैंडिस। अगला नाम हम क्या पढ़ेंगे, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन सैंडिस, ठीक है। ये ब्रिटिश अधीक्षक बन गए और 1825 से लेकर 1828 तक, 1825 से लेकर 1828 तक जो है ये छत्तीसगढ़ के क्या रहे, ब्रिटिश अधीक्षक रहे। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में आते ही अपनी अंग्रेजी व्यवस्था को लागू करना चालू किया और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी कैलेंडर को लागू किया, अंग्रेजी कैलेंडर को लागू किया, है ना। और इन्होंने कामकाज की भाषा अंग्रेजी को कर दिया, कामकाज की भाषा भी इसने क्या कर दिया, अंग्रेजी कर दिया। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था का संचालन करवाया, डाक व्यवस्था का संचालन भी छत्तीसगढ़ में चालू कराने वाला कौन था, कैप्टन सैंडिस था। क्लियर है। इन्होंने बस्तर और कांकेर के बीच राजाओं का समझौता कराया, किसी मध्य लड़ाई चल रहा था दोनों का, तो कांकेर और बस्तर के बीच इसने क्या किया, समझौता कराया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बस्तर और कांकेर के बीच समझौता कराने वाला ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, तो वो कौन था, कैप्टन सैंडिस था, ठीक। इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक नई प्रथा चालू की जिसका नाम था ताहुतदारी प्रथा,
ताबूतदारी प्रथा। अब इस ताबूतदारी प्रथा में क्या होता था कि जो बंजर भूमि होती थी, है ना, जो कृषि योग्य नहीं होती थी, उन बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किसी को किराए पे दे दिया जाता था। यही जो प्रथा थी क्या कहलाई? ताबूतदारी प्रथा कहलाई। तो इस ताबूतदारी प्रथा को शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ में कौन था? कैप्टन सैंडिस था। और इसने अपने ताबूतदारी प्रथा के शुरुआत में 2 ताबूतदारी बनाया था। एक बनाया था लोरमी को और एक बनाया था तरेगा। लोरमी और एक कौन सा? तरेगा। लोरमी और तरेगा को इसने 2 ताबूतदारी प्रथा बनाई, 2 ताबूतदारी बनाई और ताबूतदारी प्रथा का छत्तीसगढ़ में क्या किया? शुरुआत किया। इसी के समय जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन कौन चला रहा था? ये आपका कैप्टन सैंडिस। नागपुर का प्रशासन कौन चला रहा है? रेजिडेंट। कौन चला रहा है? रेजिडेंट। जो पहला कौन था? जेनकिंस। और इस समय जो नागपुर का राजा था रघुजी तृतीय, वो बड़ा हो गया, प्रशासन संभालने योग्य हो गया। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि रघुजी तृतीय प्रशासन संभालने योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेज और रघुजी तृतीय के बीच 1826 में संधि हुई। रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य में क्या हुआ? संधि हुआ। अंग्रेजों के मध्य में संधि हुआ और इस संधि के तहत नागपुर का कुछ क्षेत्र जो है रघुजी तृतीय को प्रशासन संभालने के लिए दे दिया गया। किस रूप में? प्रैक्टिकल के रूप में, कि ये देखने के लिए कि रघुजी तृतीय प्रशासन संभालने योग्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो अंग्रेजों के बीच और रघुजी तृतीय के बीच 1826 में क्या हो गया? संधि हो गया और नागपुर का कुछ क्षेत्र प्रशासन के लिए दे दिया गया। ऐसा जो है प्रशासन चल रहा था कि ये भी चला गया। और छत्तीसगढ़ का अगला जो ब्रिटिश अधीक्षक बन के आया उसका नाम था विल्किंस। विल्किंस, है ना। और ये भी 1828 में आया, कुछ महीने तक रहा और उसके बाद ये भी क्या हो गया? चला गया। और उसके बाद 1828 में बनकर आया कौन? क्राफर्ड। क्राफर्ड, ठीक। और ये 1828 से पूरा 1830 तक जो है क्या रहेगा? ब्रिटिश अधीक्षक रहेगा। क्राफर्ड जो है 1828 से 1830 तक जो है छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक रहेगा। और इसी छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक क्राफर्ड के समय 1828 में, है ना, जो राजा रघुजी तृतीय था और अंग्रेजों के बीच पुनः संधि हुई 27 दिसंबर 1829। 27 दिसंबर 1829 को वापस संधि हुआ। किसके किसके बीच? रघुजी तृतीय और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। और इस संधि के तहत जो पूरा नागपुर साम्राज्य था, जो पूरा मुगल साम्राज्य था, वो किसको दे दिया गया? रघुजी तृतीय को वापस कर दिया गया। और इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में या पूरा नागपुर साम्राज्य में जो है ब्रिटिश प्रशासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि वापस जो है प्रशासन किसको मिल गया? मराठाओं को मिल गया। ठीक है। तो रघुजी तृतीय, या ये पूछ सकता है कि मराठाओं को पुनः प्रशासन अंग्रेजों से किस संधि के तहत मिला? तो 27 दिसंबर 1829 को जो संधि हुआ था उसी के तहत मराठाओं को पुनः जो है प्रशासन वापस मिला। अब प्रशासन किसके हाथों में आ गया? अंग्रेजों के हाथों में। अंग्रेजों के हाथों से किसमें आ गया? मराठाओं के हाथों में आ गया। तो अब छत्तीसगढ़ में जो शासन करने आएगा वो किसका व्यक्ति होगा? वो मराठाओं का व्यक्ति होगा, मराठाओं का प्रतिनिधि होगा जो छत्तीसगढ़ में शासन करने आएगा। तो जब मराठाओं का शासन आया तब मराठाओं का एक व्यक्ति आएगा जो कहलाएगा जिलेदार। क्या कहलाएगा? जिलेदार कहलाएगा। वो अब छत्तीसगढ़ का प्रशासन संभालेगा। तो अभी तक छत्तीसगढ़ का प्रशासन कौन संभाल रहा था? जो ब्रिटिश अधीक्षक था क्राफर्ड। तो इसने सारी जिम्मेदारी मराठाओं को सौंप दी। कब? 6 जून 1930 को। 6 जून 1930 को छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ये अंग्रेजों से कहां चला गया? मराठाओं को चला गया। अंग्रेजों से पुनः किसको चला गया? मराठाओं को चला गया। क्लियर है। तो इस तरह हमने छत्तीसगढ़ में पूरा क्या देखा? ब्रिटिश प्रशासन देखा 1818 से लेकर 1830 तक कि कैसे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक लोग आए और यहाँ पर प्रशासन को संभाला। ठीक है। इसके बाद जो है ब्रिटिश काल से पुनः प्रशासन किसके हाथों में चला गया? मराठाओं के हाथों में चला गया। तो मराठाओं ने वापस जब शासन किया तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का उनका प्रशासन रहा और मराठाओं के बाद फिर अंग्रेजों के पास कैसे चला गया प्रशासन, ये जानेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।